नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक सिविल इंजीनियर के बारे में है जो एक अवैध हॉस्पिटल की अंडरग्राउंड सच्चाई से सामना करता है और अपनी जान बचाते हुए मौत और आत्माओं के बीच कैसे संतुलन बनाए रखता है। सच और डर के बोझ को सहते हुए वो खुद एक चौकीदार बन जाता है जो रहस्यमय और खतरनाक जगहों को जिंदा रहकर नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं हर्ष हूं, एक सिविल इंजीनियर। मेरी जिंदगी हमेशा नक्शों, कंक्रीट, बीम और कॉलम के बीच ही घूमती रही है। मुझे कभी भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं रहा। मेरे लिए हर चीज का जवाब लॉजिक में होता था, कम से कम उस रात तक। जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला तो मैंने इसे भी एक आम सरकारी ठेका ही समझा। जंगल से थोड़ी दूर पहाड़ी इलाके में बनने वाला एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल का रेनोवेशन प्रोजेक्ट। ऑफिस में फाइल मेरी टेबल पर रखते हुए सीनियर ने बस इतना कहा था कि हर्ष, साइट थोड़ी अजीब है लेकिन काम आसान है। मैं हंस दिया था। इंजीनियर के लिए अजीब शब्द कोई मायने नहीं रखता। पहली बार जब मैं साइट पर पहुंचा तो मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दोपहर का वक्त था, फिर भी हवा में नमी और सन्नाटा भरा हुआ था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और बीच में खड़ा वो पुराना हॉस्पिटल जैसे किसी जमाने की लाश हो। मैंने साइट सुपरवाइजर से पूछा, ये जगह इतने सालों से बंद क्यों है? वो आदमी मेरी आंखों में देखने से बचते हुए बोला, सर, बस फंड की दिक्कत थी। उसके जवाब में झिझक थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अंदर गया। हर कदम पर जंग लगी सीढ़ियां चीखती थीं। दीवारों पर अब भी पुराने ऑपरेशन थिएटर के बोर्ड लगे थे। एक कमरे में घुसते ही मेरी नजर जमीन पर पड़े खून जैसे काले धब्बों पर पड़ी। मैंने खुद से कहा, पुराना हॉस्पिटल है, ये सब आम बात है। लेकिन तभी धप, मेरे पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। मैं पलटा। कमरा खाली था। मेरे शरीर में पहली बार हल्की सी सिहरन दौड़ी। फिर भी मैंने खुद को समझाया, हर्ष, दिमाग मत लगा। शाम होते होते मजदूर चले गए, लेकिन मुझे साइट पर रुकना पड़ा। रात में जब मैं साइट ऑफिस में बैठा ड्राइंग देख रहा था, तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, जबकि मैं जानता था ऊपर कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसाया हो, हर्ष। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। पसीना ठंडा पड़ चुका था और उसी पल मुझे एहसास हुआ, ये साइट सिर्फ कंक्रीट और ईंटों की नहीं थी, यहां कुछ और भी था। रात, सीढ़ियां और वो आवाज। उस आवाज के बाद मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था कोई बाहर से भी सुन लेगा। हर्ष। ये मेरा वहम नहीं था। आवाज साफ थी, बहुत पास से आई थी। मैंने गला साफ किया और जोर से बोला, कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे कमजोर लगी। चारों तरफ सन्नाटा। साइट ऑफिस की ट्यूबलाइट हल्की हल्की फड़फड़ा रही थी। मैंने पानी की बोतल उठाई, 2 घूंट पिए और खुद को संभालने की कोशिश की। ये पुरानी बिल्डिंग है, हवा होगी, आवाज गूंज गई होगी। इंजीनियर का दिमाग यही करता है, डर को लॉजिक में बदल देता है। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई। ठक ठक ठक। एक एक कदम। मेरी सांस रुक गई। मजदूर तो जा चुके थे, चौकीदार नीचे था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे बाहर निकला। सीढ़ियों की तरफ रोशनी डाली। कुछ नहीं, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। अब वो मेरे ठीक पीछे से सुनाई दे रही थी। मैं झटके से पलटा। वहां कोई नहीं था। मेरे पैरों में अजीब सी कमजोरी आ गई। मैं वापस ऑफिस में आकर दरवाजा बंद करना चाहता था। तभी धड़ाम, ऊपर की मंजिल पर किसी ने जैसे कुछ जोर से फेंका हो। अब मेरे अंदर का इंजीनियर मर चुका था। अब सिर्फ एक इंसान था जो डर रहा था। मैंने चौकीदार को कॉल किया। काफी देर बाद उसने उठाया। हाँ सर, ऊपर कोई है क्या? मैंने सीधे पूछा। उसने हंसते हुए कहा, नहीं सर, ऊपर तो कई साल से कोई नहीं जाता। तुम अभी ऊपर जाओ, मैंने कहा। लाइन पर कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर वो बोला, सर, रात में ऊपर जाना ठीक नहीं। क्यों? मैंने पूछा। उसने बात टाल दी। बस सर, ऐसा कहते हैं। फोन कट गया। अब डर के साथ गुस्सा भी आ रहा था। मैंने सोचा, अगर कुछ है भी तो देख लेता हूं। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी।
ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही मेरी टॉर्च की रोशनी एक लंबे कॉरिडोर में फैल गई। दीवारों पर पुराने स्ट्रेचर टिके थे, कुछ दरवाजे आधे खुले थे। तभी एक दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुला। मैं वहीं रुक गया। अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च अंदर डाली। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी व्हीलचेयर रखी थी और वो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। मेरे हाथ कांपने लगे। ये नामुमकिन है, मैं बुदबुदाया। तभी कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, दबी हुई और दर्द से भरी हुई। मुझे बाहर जाना है, मैंने खुद से कहा। मैं पीछे मुड़ा और उसी पल किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बहुत ठंडा था। मैं चीखते चीखते पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे कंधे पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। अब मैं भागा। सीढ़ियां उतरते वक्त मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। लग रहा था कोई पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, ऊपर से एक जोरदार आवाज आई, मत जाओ हर्ष। मैं दरवाजा बंद करके साइट ऑफिस में घुस गया। पूरी रात मैं वहीं बैठा रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह जब रोशनी आई तो मैंने सोचा आज सबको बुलाकर ऊपर की मंजिल चेक कराऊंगा। लेकिन जब मैं मजदूरों के साथ ऊपर पहुंचा तो वहां न व्हील चेयर थी, न कोई निशान। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक नाम था, हर्ष। और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ डर की शुरुआत थी। नाम दीवार पर लिखा मेरा नाम, हर्ष। कुछ सेकंड तक मैं बस उसे घूरता रहा। मेरे दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया कि यह सच हो सकता है। सर, ये आपने लिखा है क्या? एक मजदूर ने डरते डरते पूछा। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। खून सूखा हुआ था, लेकिन रंग अब भी गहरा था। मतलब ये कई साल पुराना नहीं हो सकता था। मैंने हाथ बढ़ाकर दीवार को छूना चाहा, लेकिन उंगलियां बीच में ही रुक गईं। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये जगह मुझे जानती है। मैंने तुरंत सबको नीचे भेज दिया। काम उस दिन के लिए रोक दिया गया। मजदूर जाते जाते आपस में फुसफुसा रहे थे। पहले भी ऐसा हुआ था, जो नाम दिखे वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। मैंने सुना, लेकिन अनसुना कर दिया, या यूं कहें, करने की कोशिश की। दोपहर तक मैंने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए, हॉस्पिटल की फाइलें। जो मैंने पढ़ा, उसके बाद मेरा खून जम गया। करीब 12 साल पहले इसी हॉस्पिटल में एक सिविल इंजीनियर की मौत हुई थी। नाम हर्ष वर्मा। मेरे हाथ कांपने लगे। इतना संयोग? रिपोर्ट में लिखा था, रात की साइट विजिट के दौरान तीसरी मंजिल से गिरने के कारण मृत्यु। लेकिन एक लाइन ने मेरी रीढ़ ठंडी कर दी। शव मिलने से पहले दीवार पर खून से उसका नाम लिखा पाया गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने फाइल बंद कर दी। शाम होते होते मैं साइट छोड़ना चाहता था, लेकिन कंपनी का दबाव था। एक दो अफवाहों से प्रोजेक्ट नहीं रुकता। मैंने तय किया, आज आखिरी रात रुकूंगा। अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो कल ही ट्रांसफर मांग लूंगा। रात फिर से आ गई, लेकिन इस बार सन्नाटा ज्यादा भारी था। करीब 1 बजे मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलट कर देखा। कॉरिडोर के आखिर में एक परछाई खड़ी थी, लंबी, बहुत पतली और बिल्कुल स्थिर। कौन हो? मैंने पूछा। परछाई हिली, धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मैं भाग नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो पास आई, मुझे उसकी आंखें दिखीं, खाली। कोई पुतली नहीं, सिर्फ अंधेरा। वो मेरे सामने आकर रुकी और पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। वो मेरे जैसा था। वही चेहरा, वही आंखें, बस होठों पर एक डलावनी मुस्कान। उसने मुंह खोला। मैं अधूरा रह गया, हर्ष। मेरे कानों में तेज सीटी बजने लगी। तू मेरा काम पूरा करेगा, वो बोला। मैं चीखा, मैं तुम नहीं हूं। उसने हंसते हुए कहा, तू वही है, बस अभी जिंदा है। उसके हाथ मेरी तरफ बढ़े और तभी झटके से मेरी नींद खुल गई। मैं कुर्सी पर बैठा था, पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। सपना। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। खून, ताजा खून, और मेरे नाखूनों के नीचे दीवार का प्लास्टर फंसा हुआ था। मैं धीरे धीरे उठा और कांपते कदमों से ऊपर की मंजिल की तरफ गया। दीवार अब साफ थी, लेकिन ठीक नीचे फर्श पर खून की बूंदों से एक तीर बना हुआ था, जो इशारा कर रहा था छत की तरफ। और उसी पल मुझे समझ आ गया
ये हॉस्पिटल मुझे जाने नहीं देगा, कम से कम इतनी आसानी से नहीं। जो छत पर छुपा है। खून से बना वो तीर सीधा छत की ओर इशारा कर रहा था। मैं देर तक उसे देखता रहा। दिल कह रहा था मत जाओ ऊपर, लेकिन दिमाग जवाब चाहता था। मैं एक सिविल इंजीनियर था। मेरी आदत थी हर अधूरी चीज को पूरा करना। मैंने टॉर्च उठाई। सीढ़ियां फिर से मेरे पैरों के नीचे कराहने लगीं। छत पर जाने वाला रास्ता पहले से ही कमजोर था। कंक्रीट जगह जगह से उखड़ा हुआ, रेलिंग जंग खाई हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे खतरनाक छोड़ा हो। छत पर कदम रखते ही तेज हवा का झोंका आया, लेकिन हवा में कोई आवाज नहीं थी। न पत्तों की सरसराहट, न दूर की गाड़ियां, बस सन्नाटा। छत के बीचों बीच एक पुराना स्टोर रूम था। दरवाजा आधा खुला हुआ। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। फिर भी मैं आगे बढ़ा। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोला। अंदर ड्राइंग्स फर्श पर बिखरी हुईं, सिविल ड्राइंग्स। मैं झुका और एक उठाई। नाम लिखा था हर्ष वर्मा, प्रोजेक्ट इंजीनियर। मेरी सांस अटक गई। वो ड्राइंग्स बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मैं आज इस्तेमाल कर रहा था। एक ही डिजाइन, एक ही कट्स, एक ही गलतियां। लेकिन ये ड्राइंग्स 12 साल पुरानी थीं। तभी मुझे पीछे से आवाज आई। अब समझ आया? मैं पलटा। वो फिर से वहीं था, मेरा ही चेहरा, लेकिन अब उसका शरीर आधे से ज्यादा जला हुआ था, जैसे किसी आग में फंस गया हो। तुम मरे कैसे? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। वो मुस्कुराया। मैं गिरा नहीं था हर्ष, मुझे गिराया गया था। मेरे दिमाग में तस्वीरें दौड़ने लगीं। इस बिल्डिंग में एक गलती थी, वो बोला, एक स्ट्रक्चरल गलती। मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि सच बाहर आए। उसने नीचे की मंजिलों की ओर इशारा किया। उन्होंने मुझे रात में बुलाया, और फिर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। और फिर इस छत से नीचे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखें लाल हो गईं। मेरा सच पूरा हो, और अगर तूने मना किया, उसने मेरी आंखों में देखा, तो तू मेरी जगह ले लेगा। अचानक हवा तेज हो गई। ड्राइंग्स उड़ने लगीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं, मैं अकेला था, लेकिन मेरे हाथ में एक ड्राइंग थी जिस पर लाल सर्कल बना हुआ था। एक लोड बेरिंग कॉलम जो पूरी बिल्डिंग को संभाल रहा था, और जो डिजाइन के हिसाब से गलत जगह पर था। मेरे अंदर इंजीनियर जाग उठा। अगर ये कॉलम फेल हुआ, पूरी इमारत एक रात में ढह सकती थी, और शायद इसीलिए वो मरा था। मैं नीचे आया, पूरी रात ड्राइंग्स चेक करता रहा। सुबह होते होते मेरे हाथ कांप रहे थे। गलती सच थी, बहुत बड़ी, लेकिन इसे सुधारने का मतलब था पूरे प्रोजेक्ट को रोकना, कंपनी को करोड़ों का नुकसान, और उन लोगों को बेनकाब करना जो अब भी ताकत में थे। तभी मोबाइल बजा। अनजान नंबर। मैंने उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज, आज रात तक फैसला कर ले हर्ष, या फिर छत फिर से बुलाएगी। फोन कट गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। अब सवाल सिर्फ डर का नहीं था, अब सवाल था सच या जिंदगी। जिन्होंने उसे गिराया। फोन कटने के बाद भी उस आवाज की गूंज मेरे कानों में बनी रही। छत फिर से बुलाएगी। मैं जानता था यह सिर्फ धमकी नहीं थी। मैंने फैसला किया कि आज मैं सिर्फ भूत से नहीं, जिंदा इंसानों से भी टकराऊंगा। सुबह होते ही मैं सीधे हेड ऑफिस पहुंचा। कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट इंजीनियर और 2 बड़े अफसर बैठे थे। मैंने बिना घुमाए फिराए कहा, इस साइट में स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने ड्राइंग्स टेबल पर फैलाईं। लोड बेरिंग कॉलम, गलत प्लेसमेंट, फेलियर पॉइंट्स। अगर इसे ऐसे ही छोड़ा गया, मैं बोला, तो पूरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। एक सीनियर अफसर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये ड्राइंग्स पुरानी हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, 12 साल पुरानी। उसका चेहरा सख्त हो गया। दूसरा आदमी बोला, हर्ष, ये मामला यहीं खत्म कर दो। नहीं, मैंने कहा, यहीं से शुरू होगा। कुर्सी पीछे सरकी। वही अफसर खड़ा हुआ जिसके साइन पुराने फाइल में थे। क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? उसकी आवाज में धमकी थी। मुझे बस ये पता है
कि आपने एक इंजीनियर को मरने दिया। कमरे का तापमान गिर गया। मीटिंग अचानक खत्म कर दी गई। बाहर निकलते वक्त मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, बहुत ज्यादा बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शाम तक मेरी साइट पर एंट्री रोक दी गई। कार पार्किंग में मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। वो परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और आकृति थी। चेहरा कुचला हुआ, हड्डियां टेढ़ी। ये सब, मैंने फुसफुसाया, ये भी मेरे जैसे हैं। इंजीनियर, मजदूर, डॉक्टर, सब ने सच देखा और सब चुप कर दिए गए। जो छत पर छुपा है, खून से बना वो तीर सीधा छत की ओर इशारा कर रहा था। मैं देर तक उसे देखता रहा। दिल कह रहा था मत जा ऊपर, लेकिन दिमाग जवाब चाहता था। मैं एक सिविल इंजीनियर था। मेरी आदत थी हर अधूरी चीज को पूरा करना। मैंने टॉर्च उठाई। सीढ़ियां फिर से मेरे पैरों के नीचे कराहने लगीं। छत पर जाने वाला रास्ता पहले से ही कमजोर था। कंक्रीट जगह जगह से उखड़ा हुआ, रेलिंग जंग खाई हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे खतरनाक छोड़ा हो। छत पर कदम रखते ही तेज हवा का झोंका आया, लेकिन हवा में कोई आवाज नहीं थी। न पत्तों की सरसराहट, न दूर की गाड़ियां, बस सन्नाटा। छत के बीचों बीच एक पुराना स्टोर रूम था। दरवाजा आधा खुला हुआ। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। फिर भी मैं आगे बढ़ा। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोला। अंदर ड्राइंग्स फर्श पर बिखरी हुईं, सिविल ड्राइंग्स। मैं झुका और एक उठाई। नाम लिखा था हर्ष वर्मा, प्रोजेक्ट इंजीनियर। मेरी सांस अटक गई। वो ड्राइंग्स बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मैं आज इस्तेमाल कर रहा था। एक ही डिजाइन, एक ही कट्स, एक ही गलतियां। लेकिन ये ड्राइंग्स 12 साल पुरानी थीं। तभी मुझे पीछे से आवाज आई। अब समझ आया? मैं पलटा। वो फिर से वहीं था, मेरा ही चेहरा, लेकिन अब उसका शरीर आधे से ज्यादा जला हुआ था, जैसे किसी आग में फंस गया हो। तुम मरे कैसे? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। वो मुस्कुराया। मैं गिरा नहीं था हर्ष, मुझे गिराया गया था। मेरे दिमाग में तस्वीरें दौड़ने लगीं। इस बिल्डिंग में एक गलती थी, वो बोला, एक स्ट्रक्चरल गलती। मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि सच बाहर आए। उसने नीचे की मंजिलों की ओर इशारा किया। उन्होंने मुझे रात में बुलाया, और फिर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। और फिर इस छत से नीचे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखें लाल हो गईं। मेरा सच पूरा हो, और अगर तूने मना किया, उसने मेरी आंखों में देखा, तो तू मेरी जगह ले लेगा। अचानक हवा तेज हो गई। ड्राइंग्स उड़ने लगीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं, मैं अकेला था, लेकिन मेरे हाथ में एक ड्राइंग थी जिस पर लाल सर्कल बना हुआ था। एक लोड बेरिंग कॉलम जो पूरी बिल्डिंग को संभाल रहा था, और जो डिजाइन के हिसाब से गलत जगह पर था। मेरे अंदर इंजीनियर जाग उठा। अगर ये कॉलम फेल हुआ, पूरी इमारत एक रात में ढह सकती थी, और शायद इसीलिए वो मरा था। मैं नीचे आया, पूरी रात ड्राइंग्स चेक करता रहा। सुबह होते होते मेरे हाथ कांप रहे थे। गलती सच थी, बहुत बड़ी, लेकिन इसे सुधारने का मतलब था पूरे प्रोजेक्ट को रोकना, कंपनी को करोड़ों का नुकसान, और उन लोगों को बेनकाब करना जो अब भी ताकत में थे। तभी मोबाइल बजा। अनजान नंबर। मैंने उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज, आज रात तक फैसला कर ले हर्ष, या फिर छत फिर से बुलाएगी। फोन कट गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। अब सवाल सिर्फ डर का नहीं था, अब सवाल था सच या जिंदगी। जिन्होंने उसे गिराया। फोन कटने के बाद भी उस आवाज की गूंज मेरे कानों में बनी रही। छत फिर से बुलाएगी। मैं जानता था यह सिर्फ धमकी नहीं थी। मैंने फैसला किया कि आज मैं सिर्फ भूत से नहीं, जिंदा इंसानों से भी टकराऊंगा। सुबह होते ही मैं सीधे हेड ऑफिस पहुंचा। कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट इंजीनियर और 2 बड़े अफसर बैठे थे। मैंने बिना घुमाए फिराए कहा, इस साइट में स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने ड्राइंग्स टेबल पर फैलाईं। लोड बेरिंग कॉलम, गलत प्लेसमेंट, फेलियर पॉइंट्स।
अगर इसे ऐसे ही छोड़ा गया, मैं बोला, तो पूरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। एक सीनियर अफसर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये ड्राइंग्स पुरानी हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, 12 साल पुरानी। उसका चेहरा सख्त हो गया। दूसरा आदमी बोला, हर्ष, ये मामला यहीं खत्म कर दो। नहीं, मैंने कहा, यहीं से शुरू होगा। कुर्सी पीछे सरकी, वहीं अफसर खड़ा हुआ जिसके साइन पुराने फाइल में थे। क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? उसकी आवाज में धमकी थी। मुझे बस ये पता है कि आपने एक इंजीनियर को मरने दिया। कमरे का तापमान गिर गया। मीटिंग अचानक खत्म कर दी गई। बाहर निकलते वक्त मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, बहुत ज्यादा बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शाम तक मेरी साइट पर एंट्री रोक दी गई। कार पार्किंग में मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। वो परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और आकृति थी, चेहरा कुचला हुआ, हड्डियां टेढ़ी। ये सब, मैंने फुसफुसाया, ये भी मेरे जैसे हैं। उसने कहा, इंजीनियर, मजदूर, डॉक्टर, सब ने सच देखा और सब चुप कर दिए गए। मेरे पेट में मरोड़ उठी। अगर मैं पीछे हट गया तो? मैंने पूछा। उसकी आवाज भारी हो गई, तो तू अगला नाम होगा। रात को मैं घर नहीं गया, मैं सीधे साइट पहुंचा। मुझे पता था आज कुछ होने वाला है। करीब 2 बजे बिल्डिंग अपने आप कांपने लगी। हल्का लेकिन खतरनाक। मैं भागकर उसी कॉलम के पास पहुंचा जिसे ड्राइंग में दिखाया गया था। वहां किसी ने नया कट लगाया था, जानबूझकर। यह हादसा नहीं था, यह साबित किया जा रहा था कि वो लोग आज भी खेल खेल रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आई, रुको हर्ष। मैं पलटा, वो अफसर खड़ा था। उसके हाथ में पिस्टल थी। तुम सच चाहते थे? वो बोला, तो यहीं दफन हो जाओगे। उसी पल ऊपर से जोरदार चरमराहट हुई। बिल्डिंग चीखी और छत से कंक्रीट गिरने लगा। वो अफसर घबराया और उसी पल उसके पीछे एक काली परछाई उभरी। वही चेहरा, जला हुआ, हर्ष वर्मा। उसने अफसर को छत की तरफ खींच लिया। उसकी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज गई। फिर सन्नाटा। मैं अकेला खड़ा था। कॉलम अब भी कांप रहा था और मुझे समझ आ गया, अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा लोगों से नहीं है। अब मरे हुए भी इंसाफ चाहते हैं, जिसे दफनाया नहीं जा सका। अफसर की चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। छत से गिरता मलबा रुक चुका था, लेकिन हवा में अब भी सीमेंट की धूल तैर रही थी। मैं वहीं खड़ा था, कांपता हुआ। जो अभी हुआ था वो किसी हादसे से बहुत आगे की चीज थी। मैं धीरे धीरे छत की तरफ गया। हर कदम पर डर था कि जमीन मेरे नीचे से खिसक जाएगी। छत पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, न अफसर न लाश। बस जमीन पर खींचने के निशान थे, जैसे किसी को जबरदस्ती घसीटा गया हो। और दीवार पर एक वाक्य लिखा था, अब बारी तुम्हारी नहीं है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं समझ गया, वो आत्मा मुझे मारना नहीं चाहती थी, वो मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं नीचे आया और तुरंत लैपटॉप ऑन किया। जो फाइलें मैंने डाउनलोड की थी उन्हें फिर से खोला, और जो सामने आया उसने मेरे होश उड़ा दिए। इस बिल्डिंग के नीचे एक पुराना अंडरग्राउंड वार्ड था, जो नक्शों में दिखाया ही नहीं गया था। एक अवैध निर्माण, जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, मरीज गायब कर दिए जाते थे, और जब स्ट्रक्चर में दरारें आईं तो सच को एक इंजीनियर के साथ दफना दिया गया। हर्ष वर्मा। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं तुम्हारा काम पूरा करूंगा, मैंने हवा में कहा, और उसी पल लैपटॉप स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। एक वीडियो चला, धुंधली फुटेज। एक आदमी छत पर खड़ा था। वो चिल्ला रहा था, ये बिल्डिंग गिरेगी, और पीछे से धक्का। वीडियो यहीं खत्म हो गया। मेरे घुटनों में ताकत नहीं बची। अब मेरे पास सबूत था, लेकिन जिंदा बचना अब सबसे बड़ा सवाल था। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई, पुलिस। कोई नहीं बचा था सच दबाने के लिए। मैं बाहर निकला। पहली बार मैंने पीछे मुड़कर उस हॉस्पिटल को देखा। मुझे लगा छत पर कोई खड़ा है। वो मुझे देख रहा था और धीरे से सिर हिलाया, धन्यवाद में। उस रात पहली बार हवा में सन्नाटा नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो जगह इतनी मौतें देख चुकी हो,
वो आसानी से शांत नहीं होती। और मुझे पता था। जमीन के नीचे पुलिस के जाने के बाद साइट को सील कर दिया गया था। अखबारों में हेडलाइन छपी, पुराने हॉस्पिटल में अवैध निर्माण के संकेत। लेकिन सच अब भी अधूरा था। अंडरग्राउंड वार्ड, वो जगह जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं और जहां आज तक कोई नीचे नहीं गया था। मैंने अधिकारियों से इजाजत मांगी। शायद उन्हें भी डर था, या शायद वो सच्चाई से पीछा छुड़ाना चाहते थे। मुझे अनुमति मिल गई, अकेले। जब मैंने सीढ़ियों के नीचे छुपा लोहे का दरवाजा खोला तो सीलन की तेज बदबू बाहर आई। नीचे जाने वाली सीढ़ियां इतनी संकरी थीं कि एक इंसान मुश्किल से उतर सके। हर कदम के साथ तापमान गिरता जा रहा था। नीचे रोशनी नहीं थी। मैंने टॉर्च जलाई। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंधेरे में बाहर निकलने की कोशिश की हो। मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन पलटने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक टॉर्च झपकने लगी और तभी अंधेरे में कई आंखें खुलीं। मरीज, नर्सें, डॉक्टर, सबकी परछाइयां, लेकिन चेहरे टूटे हुए थे। कोई बिना आंखों के, कोई बिना जबड़े के। तुम देर से आए, कई आवाजें एक साथ बोलीं। मेरे पैर कांपने लगे। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, मैंने कहा। उनमें से एक मेरे सामने आया। उसका शरीर आधे में टूटा हुआ था। हम मुक्त नहीं होना चाहते, वो बोला। हम चाहते हैं कि कोई और यहां आए। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तभी पीछे से वो जला हुआ चेहरा सामने आया। हर्ष वर्मा। सच नीचे है, उसने कहा, और जो नीचे जाता है वो बदल जाता है। मेरे सामने एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था। बीच में लोहे की टेबल, उस पर अब भी पट्टियां बंधी थीं। खून सूख चुका था, लेकिन दर्द जिंदा था। मैंने दीवार पर ब्लूप्रिंट देखे। इन्हीं सुरंगों को जानबूझकर कमजोर बनाया गया था, ताकि अगर कभी सच बाहर आए तो सब यहीं दफन हो जाए। अचानक दरवाजा पीछे से धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरा, पूरी तरह। और उसी अंधेरे में किसी ने मेरे कान के पास कहा, अब तुम हमारे हो। जिंदा दफन। अब तुम हमारे हो, वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने टॉर्च ऑन करनी चाही, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन अब डर की नहीं, घबराहट की थी। मैं सिविल इंजीनियर था, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक इंसान था जो जमीन के नीचे जिंदा दफन था। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे की आदी होने लगी, और तब मैंने देखा दीवारों से लोग निकल रहे थे। न चलते हुए, न रेंगते हुए, सीधे सीमेंट के अंदर से। उनके शरीर आधे अधूरे थे। किसी का सिर नहीं, किसी की टांगें नहीं, लेकिन सबकी आंखों में एक ही भाव था, इंतजार। तुम हमें देख सकते हो, एक औरत की आवाज आई। उसकी नर्स की ड्रेस अब भी शरीर से चिपकी थी। क्यों? मेरे मुंह से निकला। क्योंकि तुमने हमारी गलती देख ली, एक बूढ़ा डॉक्टर बोला। और जो गलती देख ले वो कभी ऊपर नहीं जाता। मेरे पैरों तले सच में जमीन हिलने लगी। छत से मिट्टी झड़ने लगी। ये कोई भ्रम नहीं था, ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट था। ये जगह खुद को बंद कर रही थी। मैंने चीख कर कहा, अगर ये सब गिर गया तो तुम सब भी खत्म हो जाओगे। हर्ष वर्मा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। हम पहले ही खत्म हो चुके हैं, उसने शांत आवाज में कहा। लेकिन तुम नहीं। उसने नीचे जमीन की ओर इशारा किया। मैंने देखा एक छोटा सा मेंटेनेंस टनल, इतना छोटा कि रेंग कर जाना पड़े। ये आखिरी रास्ता है, वो बोला, लेकिन हर कोई यहां से नहीं निकलता। क्यों? मैंने पूछा। उसकी आंखें पहली बार नम हुईं। क्योंकि बाहर जाने के लिए तुम्हें एक को यहीं छोड़ना होगा। मेरे दिमाग ने तुरंत समझ लिया, ये जगह बदले में कुछ मांगती है। किसे? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने मेरी ओर देखा। तुम्हारे अंदर का डर, या फिर तुम खुद? पीछे से चीखों की आवाज आने लगी। दीवारें और पास आ रही थीं। समय खत्म हो रहा था। मैं रेंगते हुए टनल में घुसा। सीमेंट मेरी पीठ छील रहा था, और तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा, एक बच्चा, आंखों में खून। मुझे मत छोड़ो, उसने कहा। मेरे हाथ कांप गए। अगर मैं रुका तो सब खत्म। अगर मैं चला गया तो मैं भी उन जैसा हो जाऊंगा। मैंने आंखें बंद की और एक ही बात सोची,
अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो कोई सच नहीं बताएगा। मैंने पैर छुड़ाया, पीछे एक दिल चीर देने वाली चीख आई और उसी पल टनल का रास्ता मेरे पीछे बंद हो गया। मैं बाहर गिर पड़ा। खुली हवा, रोशनी, मैं जिंदा था, लेकिन मेरी आत्मा का एक हिस्सा वहीं नीचे दफन हो चुका था और मुझे पता था अब वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। जो मेरे साथ बाहर आया। मैं बाहर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। फेफड़ों में हवा तो भर रही थी, लेकिन सीने में जो भारीपन था वो किसी पत्थर से कम नहीं था। मैंने खुद से कहा, हर्ष, तुम बाहर आ गए हो, सब खत्म हो गया है। लेकिन मेरा दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। जब मैं खड़ा हुआ तो मेरी टांगें कांप रही थीं। कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। खून मेरा नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो छोटा सा लोहे का दरवाज़ा अब गायब था, जैसे कभी वहां कुछ रहा ही ना हो। मैं साइट से बाहर निकल आया। पुलिस बैरिकेड्स लगे थे। सुबह का वक्त था। लोग, शोर, जिंदगी, सब कुछ सामान्य, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी सामान्य नहीं बचा था। पहला संकेत। मैं कार में बैठा, इग्निशन ऑन किया। रेयर व्यू मिरर में मुझे लगा कि कोई पीछे बैठा है। मैंने झटके से पलटकर देखा, खाली सीट। मैंने खुद को समझाया, ट्रॉमा है, दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टैटिक के बीच एक जानी पहचानी आवाज, तुम एक को छोड़ आए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। नहीं, मैंने फुसफुसाया। रेडियो बंद हो गया। दूसरा संकेत। उस रात मैं अपने घर पहुंचा, नहाया, कपड़े बदले, आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुद को देखकर सुकून मिला। मैं वही था, हर्ष, जिंदा। लेकिन आईने में मेरे पीछे एक और परछाई थी, बहुत हल्की, जैसे दीवार से चिपकी हो। मैं धीरे धीरे पलटा, कुछ नहीं। जब वापस आईने में देखा तो आईने पर भाप जमी हुई थी और उंगली से लिखा था, हम बाहर आ गए हैं। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सच्चाई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने इंजीनियर की तरह सोचना शुरू किया। वो जगह नियमों पर चलती थी, लेन देन, कुछ छोड़ो तभी बाहर जाओ। मैं अपना डर छोड़ आया था, या शायद कुछ और। तभी मुझे समझ आया, मैं पूरी तरह अकेला बाहर नहीं आया था। मैंने अपना डर छोड़ा नहीं, मैंने उसे अपने अंदर दबा लिया था। और जो दबता है वो मरता नहीं, वो रूप बदल लेता है। रात के करीब 3 बजे मेरी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। अंधेरा। कमरे के कोने से धीमी आवाज आई, हर्ष। मैं जानता था अब भागने का कोई फायदा नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैंने थकी आवाज में पूछा। वो परछाई धीरे धीरे मेरे सामने आई। इस बार वो डरावनी नहीं थी, वो मेरे जैसी थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था, सिर्फ खालीपन। हम बाहर इसलिए आए हैं ताकि कोई और वहां न जाए। अगर सच बाहर आ गया तो लोग जिज्ञासा में फिर नीचे उतरेंगे। और फिर उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई, हम और बढ़ेंगे। मैं समझ गया, ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये रोकने की कहानी थी। तुम मेरे साथ रहोगे? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया, जब तक तुम जिंदा हो। और फिर वो धीरे धीरे मेरे अंदर समाता चला गया। मेरे सीने में ठंडक फैल गई, लेकिन डर नहीं था, बस एक चेतावनी। मैं जिंदा था, अब भी, लेकिन मैं जान चुका था, कुछ जगहें मरने के बाद नहीं, जिंदा रहने वालों को बदलती हैं। जब मैं बदलने लगा, उस रात के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं ऑफिस जाता था, लोगों से बात करता था, हंसता भी था, लेकिन अंदर कुछ और जाग चुका था। मुझे बिना देखे दरारें दिखने लगी। जहां लोग दीवार देखते थे, मैं कमजोरी देखता था। जहां नक्शा खत्म होता था, मुझे नीचे का ढांचा दिखता था। ये कोई हुनर नहीं था, ये सजा थी। पहली बार ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं एक नई साइट पर गया, एक रेजिडेंशियल टावर। अभी स्ट्रक्चर खड़ा ही हो रहा था। जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, मेरे सिर में तेज दर्द उठा। आंखों के सामने तस्वीरें चमकने लगी, लोग, चीखें, गिरती हुई इमारत। मैं घुटनों के बल बैठ गया। सर ठीक हो? कोई बोला। मैंने खुद को संभाला। हाँ, बस चक्कर आ गया। लेकिन मैं जानता था, ये चक्कर नहीं था, ये चेतावनी थी। पहली रोक। मैंने तुरंत काम रुकवा दिया, ड्राइंग्स चेक करवाईं, और वही मिला जो मुझे दिखा था। एक कॉलम में माइक्रो क्रैक। अभी छोटा था, लेकिन वक्त के साथ मौत बन जाता। अगर मैं वहां 10 मिनट देर से पहुंचता,
मैंने उस दिन एक हादसा रोका, लेकिन उस रात मैं चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि जब मैं सोया मैं फिर वहीं नीचे था, अंडरग्राउंड वार्ड में। पर इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे परछाइयों की लाइन खड़ी थी। एक रोक लिया, कई आवाजें बोली, लेकिन सब नहीं रोक पाओगे। मैं चिल्लाया, मैं कोशिश करूंगा। एक परछाई मेरे सामने आई, वो बच्चा जिसे मैंने छोड़ा था। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, वो मुस्कुरा रहा था। जब तक तुम रोकते रहोगे, वो बोला, हम मजबूत होते रहेंगे। मेरी नींद टूट गई, पसीना, दिल की तेज धड़कन, सच्चाई का बोझ। मैं समझ चुका था, मुझे एक सीमा दी गई है। मैं सबको नहीं बचा सकता, मैं हर सच उजागर नहीं कर सकता। अगर मैंने ज्यादा बोला तो लोग नीचे उतरेंगे, और अगर लोग नीचे उतरे तो वो चीज फिर फैल जाएगी। मैं अब इंजीनियर कम चौकीदार ज्यादा था। मैं गलतियों को चुपचाप ठीक करता, बिना कारण बताए काम रुकवाता। लोग मुझे अजीब समझने लगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर रात आईने में मैं खुद को देखता था, और मेरे पीछे वो खड़ा होता था, मुझसे ज्यादा सीधा, मुझसे ज्यादा शांत, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि कब मैं टूटूं और तब वो पूरी तरह मेरी जगह ले ले। मैं जानता था, ये शुरुआत है, कीमत अभी बाकी है। जब मैं बदलने लगा, उस रात के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं ऑफिस जाता था, लोगों से बात करता था, हंसता भी था, लेकिन अंदर कुछ और जाग चुका था। मुझे बिना देखे दरारें दिखने लगीं। जहां लोग दीवार देखते थे, मैं कमजोरी देखता था। जहां नक्शा खत्म होता था, मुझे नीचे का ढांचा दिखता था। ये कोई हुनर नहीं था, ये सजा थी। पहली बार ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं एक नई साइट पर गया, एक रेजिडेंशियल टावर। अभी स्ट्रक्चर खड़ा ही हो रहा था। जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, मेरे सिर में तेज दर्द उठा। आंखों के सामने तस्वीरें चमकने लगीं, लोग, चीखें, गिरती हुई इमारत। मैं घुटनों के बल बैठ गया। सर ठीक हो? कोई बोला। मैंने खुद को संभाला। हाँ, बस चक्कर आ गया। लेकिन मैं जानता था, ये चक्कर नहीं था, ये चेतावनी थी। पहली रोक। मैंने तुरंत काम रुकवा दिया, ड्राइंग्स चेक करवाईं, और वही मिला जो मुझे दिखा था। एक कॉलम में माइक्रो क्रैक। अभी छोटा था, लेकिन वक्त के साथ मौत बन जाता। अगर मैं वहां 10 मिनट देर से पहुंचता। मैंने उस दिन एक हादसा रोका, लेकिन उस रात मैं चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि जब मैं सोया मैं फिर वहीं नीचे था, अंडरग्राउंड वार्ड में। पर इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे परछाइयों की लाइन खड़ी थी। एक रोक लिया, कई आवाजें बोली, लेकिन सब नहीं रोक पाओगे। मैं चिल्लाया, मैं कोशिश करूंगा। एक परछाई मेरे सामने आई, वो बच्चा जिसे मैंने छोड़ा था। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, वो मुस्कुरा रहा था। जब तक तुम रोकते रहोगे, वो बोला, हम मजबूत होते रहेंगे। मेरी नींद टूट गई, पसीना, दिल की तेज धड़कन, सच्चाई का बोझ। मैं समझ चुका था, मुझे एक सीमा दी गई है। मैं सबको नहीं बचा सकता, मैं हर सच उजागर नहीं कर सकता। अगर मैंने ज्यादा बोला तो लोग नीचे उतरेंगे, और अगर लोग नीचे उतरे तो वो चीज फिर फैल जाएगी। मैं अब इंजीनियर कम चौकीदार ज्यादा था। मैं गलतियों को चुपचाप ठीक करता, बिना कारण बताए काम रुकवाता। लोग मुझे अजीब समझने लगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर रात आईने में मैं खुद को देखता था, और मेरे पीछे वो खड़ा होता था, मुझसे ज्यादा सीधा, मुझसे ज्यादा शांत, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि कब मैं टूटूं और तब वो पूरी तरह मेरी जगह ले ले। मैं जानता था, ये शुरुआत है, कीमत अभी बाकी है। जब मैं बदलने लगा, उस रात के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं ऑफिस जाता था, लोगों से बात करता था, हंसता भी था, लेकिन अंदर कुछ और जाग चुका था। मुझे बिना देखे दरारें दिखने लगीं। जहां लोग दीवार देखते थे, मैं कमजोरी देखता था। जहां नक्शा खत्म होता था, मुझे नीचे का ढांचा दिखता था। ये कोई हुनर नहीं था, ये सजा थी। पहली बार ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं एक नई साइट पर गया, एक रेजिडेंशियल टावर। अभी स्ट्रक्चर खड़ा ही हो रहा था। जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, मेरे सिर में तेज दर्द उठा। आंखों के सामने तस्वीरें चमकने लगी, लोग, चीखें, गिरती हुई इमारत। मैं घुटनों के बल बैठ गया। सर ठीक हो? कोई बोला। मैंने खुद को संभाला। हाँ, बस चक्कर आ गया। लेकिन मैं जानता था, ये चक्कर नहीं था, ये चेतावनी थी।
पहली रोक। मैंने तुरंत काम रुकवा दिया, ड्राइंग्स चेक करवाईं, और वही मिला जो मुझे दिखा था। एक कॉलम में माइक्रो क्रैक। अभी छोटा था, लेकिन वक्त के साथ मौत बन जाता। अगर मैं वहां 10 मिनट देर से पहुंचता। मैंने उस दिन एक हादसा रोका, लेकिन उस रात मैं चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि जब मैं सोया, मैं फिर वहीं नीचे था, अंडरग्राउंड वार्ड में। पर इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे परछाइयों की लाइन खड़ी थी। एक रोक लिया, कई आवाजें बोली, लेकिन सब नहीं रोक पाओगे। मैं चिल्लाया, मैं कोशिश करूंगा। एक परछाई मेरे सामने आई। वो बच्चा जिसे मैंने छोड़ा था। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, वो मुस्कुरा रहा था। जब तक तुम रोकते रहोगे, वो बोला, हम मजबूत होते रहेंगे। मेरी नींद टूट गई। पसीना, दिल की तेज धड़कन, सच्चाई का बोझ। मैं समझ चुका था, मुझे एक सीमा दी गई है। मैं सबको नहीं बचा सकता। मैं हर सच उजागर नहीं कर सकता। अगर मैंने ज्यादा बोला तो लोग नीचे उतरेंगे, और अगर लोग नीचे उतरे तो वो चीज फिर फैल जाएगी। मैं अब इंजीनियर कम चौकीदार ज्यादा था। मैं गलतियों को चुपचाप ठीक करता, बिना कारण बताए काम रुकवाता। लोग मुझे अजीब समझने लगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर रात आईने में मैं खुद को देखता था, और मेरे पीछे वो खड़ा होता था, मुझसे ज्यादा सीधा, मुझसे ज्यादा शांत, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि कब मैं टूटूं और तब वो पूरी तरह मेरी जगह ले ले। मैं जानता था, ये शुरुआत है, कीमत अभी बाकी है। जब मैं बदलने लगा, उस रात के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं ऑफिस जाता था, लोगों से बात करता था, हंसता भी था, लेकिन अंदर कुछ और जाग चुका था। मुझे बिना देखे दरारें दिखने लगी। जहां लोग दीवार देखते थे, मैं कमजोरी देखता था। जहां नक्शा खत्म होता था, मुझे नीचे का ढांचा दिखता था। ये कोई हुनर नहीं था, ये सजा थी। पहली बार ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं एक नई साइट पर गया, एक रेजिडेंशियल टावर। अभी स्ट्रक्चर खड़ा ही हो रहा था। जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, मेरे सिर में तेज दर्द उठा। आंखों के सामने तस्वीरें चमकने लगीं, लोग, चीखें, गिरती हुई इमारत। मैं घुटनों के बल बैठ गया। सर, सर ठीक हो? कोई बोला। मैंने खुद को संभाला। हाँ, बस चक्कर आ गया। लेकिन मैं जानता था, ये चक्कर नहीं था, ये चेतावनी थी। पहली रोक। मैंने तुरंत काम रुकवा दिया, ड्राइंग्स चेक करवाईं, और वही मिला जो मुझे दिखा था। एक कॉलम में माइक्रो क्रैक। अभी छोटा था, लेकिन वक्त के साथ मौत बन जाता। अगर मैं वहां 10 मिनट देर से पहुंचता। मैंने उस दिन एक हादसा रोका, लेकिन उस रात मैं चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि जब मैं सोया, मैं फिर वहीं नीचे था, अंडरग्राउंड वार्ड में। पर इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे परछाइयों की लाइन खड़ी थी। एक रोक लिया, कई आवाजें बोलीं, लेकिन सब नहीं रोक पाओगे। मैं चिल्लाया, मैं कोशिश करूंगा। एक परछाई मेरे सामने आई। वो बच्चा जिसे मैंने छोड़ा था। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, वो मुस्कुरा रहा था। जब तक तुम रोकते रहोगे, वो बोला, हम मजबूत होते रहेंगे। मेरी नींद टूट गई। पसीना, दिल की तेज धड़कन, सच्चाई का बोझ। मैं समझ चुका था, मुझे एक सीमा दी गई है। मैं सबको नहीं बचा सकता। मैं हर सच उजागर नहीं कर सकता। अगर मैंने ज्यादा बोला तो लोग नीचे उतरेंगे, और अगर लोग नीचे उतरे तो वो चीज फिर फैल जाएगी। मैं अब इंजीनियर कम चौकीदार ज्यादा था। मैं गलतियों को चुपचाप ठीक करता, बिना कारण बताए काम रुकवाता। लोग मुझे अजीब समझने लगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर रात आईने में मैं खुद को देखता था, और मेरे पीछे वो खड़ा होता था, मुझसे ज्यादा सीधा, मुझसे ज्यादा शांत, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि कब मैं टूटूं और तब वो पूरी तरह मेरी जगह ले ले। मैं जानता था, ये शुरुआत है, कीमत अभी बाकी है। जब मैं बदलने लगा, उस रात के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं ऑफिस जाता था, लोगों से बात करता था, हंसता भी था, लेकिन अंदर कुछ और जाग चुका था। मुझे बिना देखे दरारें दिखने लगीं। जहां लोग दीवार देखते थे, मैं कमजोरी देखता था। जहां नक्शा खत्म होता था, मुझे नीचे का ढांचा दिखता था। ये कोई हुनर नहीं था, ये सजा थी। पहली बार ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं एक नई साइट पर गया, एक रेजिडेंशियल टावर। अभी स्ट्रक्चर खड़ा ही हो रहा था। जैसे ही मैंने जमीन पर पैर रखा, मेरे सर में तेज दर्द उठा। आंखों के सामने तस्वीरें चमकने लगीं,
लोग, चीखें, गिरती हुई इमारत। मैं घुटनों के बल बैठ गया। सर ठीक हो? कोई बोला। मैंने खुद को संभाला। बस चक्कर आ गया। लेकिन मैं जानता था, ये चक्कर नहीं था, ये चेतावनी थी। पहली रोक। मैंने तुरंत काम रुकवा दिया, ड्राइंग्स चेक करवाईं, और वही मिला जो मुझे दिखा था। एक कॉलम में माइक्रो क्रैक। अभी छोटा था, लेकिन वक्त के साथ मौत बन जाता अगर मैं वहां 10 मिनट देर से पहुंचता। मैंने उस दिन एक हादसा रोका, लेकिन उस रात मैं चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि जब मैं सोया, मैं फिर वहीं नीचे था, अंडरग्राउंड वार्ड में। पर इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे परछाइयों की लाइन खड़ी थी। एक रोक लिया, कई आवाजें बोली, लेकिन सब नहीं रोक पाओगे। मैं चिल्लाया, मैं कोशिश करूंगा। एक परछाई मेरे सामने आई, वो बच्चा जिसे मैंने छोड़ा था। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, वो मुस्कुरा रहा था। जब तक तुम रोकते रहोगे, वो बोला, हम मजबूत होते रहेंगे। मेरी नींद टूट गई। पसीना, दिल की तेज धड़कन, सच्चाई का बोझ। मैं समझ चुका था, मुझे एक सीमा दी गई है। मैं सबको नहीं बचा सकता, मैं हर सच उजागर नहीं कर सकता। अगर मैं ज्यादा बोला तो लोग नीचे उतरेंगे, और अगर लोग नीचे उतरे तो वो चीज फिर फैल जाएगी। मैं अब इंजीनियर कम, चौकीदार ज्यादा था। मैं गलतियों को चुपचाप ठीक करता, बिना कारण बताए काम रुकवाता। लोग मुझे अजीब समझने लगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर रात आईने में मैं खुद को देखता था, और मेरे पीछे वो खड़ा होता था, मुझसे ज्यादा सीधा, मुझसे ज्यादा शांत, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि कब मैं टूटूं और तब वो पूरी तरह मेरी जगह ले ले। मैं जानता था, ये शुरुआत है, कीमत अभी बाकी है। जब बोझ सहन से बाहर हो गया, उस हादसे के बाद मैंने काम पर जाना बंद कर दिया। मोबाइल साइलेंट रहता, ऑफिस के कॉल्स अनसुने, मैसेज पढ़े नहीं जाते। पहली बार मैं डर से नहीं, थकान से भाग रहा था। हर बार आंख बंद करता, वही दृश्य लौट आता। मलबे में दबा बच्चा, मां की चीख और मेरा साइन। मेरा दिमाग एक खराब रिकॉर्ड की तरह वही सीन दोहराता रहता। अंदर का टूटना। एक रात मैं बाथरूम के आईने के सामने लंबे समय तक खड़ा रहा। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा सूखा हुआ। मैं खुद से बोला, ये सब मेरे बस का नहीं है। आईने में वो परछाई उभरी। इस बार वो खड़ी नहीं थी, वो बैठी थी, थकी हुई। अब समझ आया? उसने पूछा। मैं नहीं कर सकता, मैं फुसफुसाया। हर किसी को बचाना, हर गलती उठाना। उसने सिर झुका लिया। तू अकेला नहीं है, वो बोला, लेकिन अगर तू पीछे हटा तो ये सब फिर शुरू होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। तो मैं क्या करूं? मैं लगभग रो पड़ा। सबसे बड़ा डर। उसने मेरी तरफ देखा, पहली बार बिल्कुल इंसानी नजर से। तुझे चुनना होगा, वो बोला। या तो तू सब कुछ छोड़ दे, या फिर पूरी तरह स्वीकार कर ले कि अब तू सिर्फ हर्ष नहीं है। अगर मैंने छोड़ दिया, मैंने पूछा। कमरा ठंडा हो गया। तो अगली आवाज किसी और के कानों में जाएगी, वो बोला, और वो शायद इतना देर तक नहीं झेलेगा। मुझे समझ आ गया, ये बोझ किसी न किसी को उठाना ही था, या तो मैं या कोई और जो तैयार नहीं होगा। टूटन की हद। उस रात मैं छत पर गया। शहर की लाइट्स नीचे चमक रही थीं, ऊपर सन्नाटा था। एक पल के लिए दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो सब खत्म। लेकिन तभी मुझे वो बच्चा याद आया। उसकी आंखों में आरोप नहीं था, सिर्फ उम्मीद। मैंने रेलिंग पकड़ ली, गहरी सांस ली। मैं डरता हूं, मैंने कहा, लेकिन भागूंगा नहीं। पीछे धीमे कदमों की आवाज आई। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। डर ठीक है, वो बोला। डर इंसान बनाता है, नया समझाता। लेकिन एक शर्त है, मैंने कहा। वो चौंका। मैं सब कुछ अकेले नहीं उठाऊंगा, मैं बोला। मैं सच को ऐसे रोकूंगा कि लोग नीचे न जाएं। मैं सिस्टम से लड़ूंगा, चुपचाप, इंजीनियर की तरह। वो देर तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। शायद इसीलिए तो चुना गया था। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। इस बार ठंड नहीं थी, बस एक स्थिरता। अंत से पहले की शांति। उस रात
मैं पहली बार शांत सोया। डर था, दर्द था, लेकिन भागने की इच्छा नहीं थी। मैं जानता था। आखिरी चेतावनी। उस समझौते के बाद मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई थी। दिन में मैं वही सिविल इंजीनियर था, मीटिंग्स, ड्राइंग्स, साइट विजिट। रात में मैं चौकीदार था, उन जगहों का जो कागजों में नहीं होती। मैंने सिस्टम से लड़ना शुरू किया, शोर मचाए बिना। गलत फाइलें चुपचाप रिजेक्ट होती, साइट्स अचानक टेक्निकल कारणों से बंद हो जाती। लोग मुझे परफेक्शनिस्ट समझते थे। उन्हें क्या पता था, मैं मौत को इंचों में नाप रहा था। वही जगह फिर से। एक शाम मुझे एक फाइल मिली। लोकेशन देखकर मेरे हाथ रुक गए। वही पुराना हॉस्पिटल, सरकारी आदेश, पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करना था। दिल जोर से धड़का। अगर ये जगह टूटी तो नीचे दबा हुआ सब कुछ फिर खुलेगा, और अगर वो खुला तो सिर्फ सच नहीं, वो सब भी बाहर आएंगे। उसी रात वो मेरे सामने आया, कई दिनों बाद। तुम्हें पता था ये दिन आएगा, वो बोला। मैंने सिर हिलाया। डिमोलिशन हल नहीं है, मैंने कहा। ये दरवाज़ा खोल देगा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। तो क्या, वो बोला। इसे ऐसे ही रहने दे। आखिरी चेतावनी। मैंने ड्राइंग्स फैलाईं। इसे गिराना नहीं, सील करना होगा पूरी तरह। नीचे की सुरंगें फ्रीज करनी होंगी, एयर, नमी सब बंद। ये जगह भूखी है, मैंने धीरे से कहा। अगर तोड़ी गई तो और मांगेगी। वो देर तक चुप रहा, फिर बोला, और लोगों को सिर्फ एक कहानी मिलेगी, डेंजरस स्ट्रक्चर। कोई हीरो नहीं, कोई सच्चाई नहीं। वो मुस्कुराया। यही तो कीमत है। पहला विरोध। अगले दिन मीटिंग में मेरी प्लानिंग को खारिज कर दिया गया। डिमोलिशन ही होगा, ऊपर से आदेश आया। मैं जानता था ये आखिरी चेतावनी है। उस रात मैं अकेला साइट पर पहुंचा। हवा भारी थी। मुझे लगा जमीन सांस ले रही है। नीचे से धीमी धड़कन जैसी आवाज। वो मेरे पीछे खड़ा था। अगर आज असफल हुए तो कल ये शहर बदलेगा, उसने कहा। मैंने आंखें बंद की। डर था, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपना लैपटॉप खोला और पहली बार मैंने सिस्टम से झूठ नहीं बोला। मैंने सच को तकनीक में बदल दिया। रात के ठीक 11 बजे मैं फिर उसी जगह खड़ा था। वही पुराना हॉस्पिटल, वही सन्नाटा। लेकिन आज डर हवा में नहीं, जमीन के नीचे था। चारों तरफ डिमोलिशन की तैयारी थी। भारी मशीनें, ब्लास्टिंग चार्जेस, सिक्योरिटी। ऊपर से आदेश साफ था, सुबह 6 बजे ढहाना है। लेकिन मुझे पता था, अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ इमारत नहीं गिरेगी, ये दरवाज़ा खुलेगा। समय कम था। मैं कंट्रोल वान में बैठा लैपटॉप खोले हुए था। मेरे बनाए हुए नए स्ट्रक्चरल रिपोर्ट्स, सीलिंग प्लान, ग्राउंड फ्रीजिंग मॉडल सब तैयार था, लेकिन सिस्टम अभी भी डिमोलिशन मोड में था। तभी मॉनिटर झपका, लाइट्स हल्की पड़ी और वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। ये आखिरी रात है, वो बोला। अगर आज भी लोगों ने जिद की, उसकी आवाज़ भारी हो गई, तो नीचे वाले रोकेंगे नहीं। मैंने गहरी सांस ली। इसीलिए मैं अकेला आया हूं, मैं बोला, ताकि कोई और इसमें न फंसे। नीचे से उठती आवाज़। रात के 2 बजे जमीन हिलने लगी, हल्की नहीं, जानबूझकर, जैसे कोई ध्यान खींच रहा हो। मशीनों के नीचे दरारें उभरने लगीं। ऑपरेटर चिल्लाया, सर ये नॉर्मल नहीं है। मेरे कानों में फुसफुसाहटें भर गईं। खोलो, हमें बाहर आने दो। मैंने आंखें बंद की। वो परछाइयां फिर दिखने लगीं। नर्स, डॉक्टर, मजदूर और वो बच्चा। लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उम्मीद थी। आखिरी रोक। मैंने इंटरकॉम उठाया। डिमोलिशन रोक दो, मैंने साफ कहा, तुरंत। दूसरी तरफ हंगामा मच गया। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? एक आवाज चिल्लाई। हाँ, मैं बोला, जिंदगी बचा रहा हूं। मैंने सिस्टम में अपना प्लान अपलोड किया। ग्राउंड फ्रीजिंग, सीलिंग पिलर्स, नेगेटिव एयरलॉक। ये जगह तोड़ने के लिए नहीं, बंद करने के लिए थी। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे। फिर मॉनिटर पर स्टेटस बदला। डिमोलिशन अबॉर्टेड, स्ट्रक्चरल सील इनिशिएटेड। जमीन की धड़कन धीरे धीरे शांत होने लगी। फुसफुसाहटें कमजोर पड़ गईं। विदाई। वो मेरे सामने आया। पहली बार वो हल्का लग रहा था। अब, उसने पूछा, अब कोई नीचे नहीं जाएगा, मैं बोला, और जो वहां है वो वहीं रहेगा। उसने चारों तरफ देखा। परछाइयां पीछे हटने लगीं। वो बच्चा मुझे देखकर मुस्कुराया, और फिर सब धुंधला होने लगा। वो मेरी तरफ बढ़ा। तू जिंदा रहेगा हर्ष, वो बोला, और यही तेरी सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ी जीत। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुल गया। रात के बाद सुबह की रोशनी में हॉस्पिटल अब भी खड़ा था, लेकिन वो खाली था, शांत, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। मैं थका हुआ था,
टूटा हुआ भी था, लेकिन मैं खड़ा था, जिंदा, और मुझे पता था अभी एक हिस्सा बाकी है, आखिरी, जो कभी बंद नहीं होता। सुबह की धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैं उसी साइट के बाहर कुर्सी पर बैठा था। चारों तरफ सरकारी गाड़ियां, इंजीनियर, अधिकारी, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन मुझे पता था कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सील की हुई जगह। हॉस्पिटल अब एक डेंजर जोन था। चारों तरफ कंक्रीट सील, ग्राउंड फ्रीजिंग पाइप्स, कोई एंट्री नहीं। पेपर में छपा, पुरानी इमारत संरचनात्मक रूप से असुरक्षित, पूरी तरह बंद। लोगों ने पढ़ा, भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूल सकता था, क्योंकि रात को जब सब सो रहे थे, ओ आवाज फिर से। मैं अपने कमरे में था। ड्राइंग टेबल पर नई साइट की फाइलें खुली थीं। अचानक कांच हल्का सा कांपा, ठक ठक। वही आवाज, जैसे कोई नीचे से धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। मैंने घड़ी देखी, 3:17। ठीक वही वक्त। मेरी सांस अपने आप तेज हो गई। मैं जानता था वो जगह बंद हो चुकी है, लेकिन जो वहां रह गया है वो समय नहीं जानता। सच्चाई का बोझ। उस रात वो नहीं आया, कोई परछाई नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक एहसास कि अब मुझे चुना गया है। मैं समझ गया, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन सिर्फ इमारतों का नहीं। कुछ जगहें इतनी गलत तरीके से बनती हैं कि उन्हें गिराया नहीं जा सकता, उन्हें संभालना पड़ता है। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद मेरा ट्रांसफर हो गया। अब मैं ऐसी साइट्स पर भेजा जाता हूं जहां पुराने नक्शे अधूरे हों, जहां मजदूर रुकने से डरें, जहां रात में मशीनें अपने आप बंद हो जाएं। ऑफिस में मुझे कहते हैं, हर्ष, तुम्हें ऐसी जगहों की समझ है। मैं बस हल्की मुस्कान देता हूं। उन्हें क्या पता, मैं उन जगहों से बात करता हूं। आखिरी सच। आज भी कभी कभी नींद टूट जाती है। दूर कहीं किसी जमीन के नीचे से हल्की सी आवाज आती है, हम यहां हैं। मैं उठकर खिड़की बंद कर देता हूं। डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक मैं जिंदा हूं, मैं चौकीदार हूं। दरवाजे खुले नहीं रहेंगे। और हां, मैं जिंदा हूं, लेकिन अब अकेला नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।